हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको पीएमआर भी बोलते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसे 1H एनएमआर भी बोलते हैं। 1H एनएमआर और पीएमआर दोनों सेम ही है। एनएमआर मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ 1H और पीएमआर मीन्स प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये दोनों सेम ही है। ये ना स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत मेन टॉपिक है। यानी अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टोटल 60% जो है ना, वो 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, IR, UV और F19, C13, उसके बाद में होता है P31। तो ये सारे क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, रोटेशनल माइक्रोवेव रेडिएशन में ये होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पार्ट है। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी इन सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पे ना बहुत क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, हर किसी में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्यों है, देखते हैं। अभी देखो, जिसने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा, समझो उसने स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ स्टडी किया ही नहीं, उसे पता ही नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो सब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली। वैसे तो अदर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो 60% है ना, सिर्फ ये अकेला इम्पोर्टेंट है 60%। और इन 40% में ये सब आ जाते हैं, लेकिन ये 60% जो है तो मेजॉरिटी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर की है। तो अभी देखो, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, एक होती है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी 1H एनएमआर, एक होता है 13C एनएमआर, एक होता है F19 एनएमआर, एक होता है 31 फॉस्फोरस एनएमआर। तो इस तरह से अलग अलग एनएमआर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ना प्रोटॉन एनएमआर इम्पोर्टेंट है, देन 13C, उसके बाद थोड़ा ये लेस इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में F19 और P31। ये बहुत कम, मतलब इनका यूज़ होता है। जनरली हम प्रोटॉन एनएमआर को ही ज़्यादा स्टडी करते हैं। अब ऐसा क्यों है और हम इनकी स्टडी क्यों करते हैं। हमने कभी ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा। ऑक्सीजन आपने कभी सुना है, ऑक्सीजन 16 का स्पेक्ट्रा? नो। वाई? और हमने कभी उसके बाद हमने कभी क्लोरीन का स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा। वाई? हमने इनके स्पेक्ट्रा कभी क्यों नहीं पढ़े। हमने कभी ब्रोमीन का स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा, हमने कभी ऑक्सीजन का नहीं पढ़ा। नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रा होता है N15 का। तो इनके जो है तो स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं, N15 का, 13C का, फ्लोरीन 19 का, प्रोटॉन का। कभी हमने ऑक्सीजन का नहीं पढ़ा। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, क्योंकि देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिसका भी ये जो एटॉमिक मास नंबर होता है हमारा, ये 4 से डिविजेबल है, डिविजेबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो फिर ये जो हमारा कंपाउंड है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये मैग्नेटिक इनएक्टिव है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लो, ठीक। इनएक्टिव। तो देखो, ऑक्सीजन का मास होता है 16, इसलिए ये क्या है, मैग्नेटिकली इनएक्टिव न्यूक्लियाई है, इसलिए इसका कोई हमें सिग्नल स्पेक्ट्रा में देखने को मिलता ही नहीं है। 1H का मिलता है, 12C का हमें क्यों नहीं देखने को मिलता। देखो 13C, ये कार्बन का आइसोटोप है ना, ये 12C होता है मेजर प्रेजेंट, और 13C तो बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर भी हम 13C का एनएमआर स्टडी करते हैं, 12C का क्यों नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, 4 से डिविजेबल है। जो जिसका भी मास नंबर कंप्लीटली डिविजेबल होगा, आंसर मीन्स वन, आंसर मतलब कोई भी ऐसा इंटीग्रल आएगा कंप्लीटली डिविजेबल रहेगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, तो वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। एनएमआर
इनएक्टिव होते हैं। ये याद रखो, देखो कौन से न्यूक्लियाई होते हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई एंड एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई। तो देखो जिनका भी मास नंबर जो है 4 से डिविजेबल है तो वो क्या है, एनएमआर इनएक्टिव है। उन सब की आई वैल्यू 0 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब की आई वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। इनका कोई हमें स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर हमारे कंपाउंड में कार्बन 12 प्रेजेंट है, ये मेरा बेंजीन है, इसमें अगर ये सारे कार्बन 12 है तो ये अगर प्रेजेंट हो चाहे ना हो, इसका मुझे एनएमआर में कोई सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अब देखो जो एनएमआर एक्टिव जिनका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है 4 से, इनकी आई वैल्यू 0 नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इनकी आई वैल्यू हो सकती है हाफ या फिर 1 या फिर 3/2, इस तरह से इनकी आई वैल्यू होती है। तो ये कौन सी न्यूक्लिया है, आपको बहुत सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस 31, नाइट्रोजन, इतने आपको याद रखने हैं सिर्फ ये, कि ये जो है ना ये सब एनएमआर एक्टिव है। इसीलिए इनके कार्बन कौन सा, कार्बन 13C, ये क्या है F19F। तो ये सब एनएमआर एक्टिव है, इनका एनएमआर सिग्नल देखने को इनका एनएमआर में सिग्नल देखने को मिलता है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्रोटॉन एनएमआर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद 13C, उसके बाद में बाकी के। ऐसा क्यों, अभी देखो मेरा एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा क्या है, देखो कार्बोनिल जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये ईथर क्या है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी पता चल जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फंक्शनल ग्रुप पता चलता है ना, और उसका स्पेक्ट्रा कैसे आता है, ऐसे उल्टा, ऐसे स्पेक्ट्रा उसका आता है। तो हमें फंक्शनल ग्रुप तो आईआर से भी पता है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में कहाँ अटैच होंगे, ये मॉलिक्यूल हमारा कौन सा रहेगा, किस पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सब हमें एनएमआर से पता चलता है। और हमारे मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अगर हमें इनका नेचर पता चल जाए कि किस नेचर का है ये हाइड्रोजन, तो हम बता सकते हैं कि ये जो OMe है ये इसके मेटा पोजीशन पे रहेगा या फिर पैरा पे रहेगा। इसमें एक OMe रहेंगे या 2 OMe। तो ये नहीं है क्या, सब कुछ हमें कहाँ पता चलेगा, जैसे एक कार्बन चेन है इस तरह से CH2 CH3, यहाँ Cl अटैच है या फिर यहाँ पे Cl अटैच्ड है, दोनों में से किस वाली पोजीशन पे CH, ये हमें प्रोटॉन एनएमआर से पता चलता है। क्योंकि जब इनके जो प्रोटॉन का नेचर डिफरेंट हो जाता है, और ये हमें पता चलता है एनएमआर से। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोजन से ज़्यादा तो मतलब कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन से कार्बन भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, फिर 13C इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, 1H NMR ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, 13C थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट क्यों है। अब ये बात इसलिए आती है नेचुरल अबंडेंस की, तो ये हम स्टडी करेंगे नेचुरल अबंडेंस ऑफ न्यूक्लियाई। अब जो 1H NMR का नेचुरल अबंडेंस है वो कितना है, ये 1 है। 1H NMR का ये टोटल 100% है, 100%। और जो 2D होता है ना, ये नेचुरली प्रेजेंट ही नहीं रहता है। 2D 0.00001% या फिर टोटल 0% भी बोलेंगे तो चलेगा, ये इसका जो आइसोटोप है ये प्रेजेंट ही नहीं होता। 1H NMR 100% नेचर में प्रेजेंट होता है। और जो 12C कार्बन के जो 2 आइसोटोप होते हैं 13C,
इसमें ये जो 12C प्रेजेंट रहता है ना, नेचुरली जो प्रेजेंट रहता है वो रहता है 98.9%। जो 13C रहता है ना, ये रहता है ओनली 1.1% नेचुरली प्रेजेंट। अब ये क्या मैं समझा रही हूँ, मतलब ये इससे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये इतना प्रेजेंट है, ये इतना प्रेजेंट है, वो समझो आप। ये आपको परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन इससे जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ उस पर ध्यान देना। अभी देखो मेरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये एक मेरा मॉलिक्यूल है बेंजोइक एसिड, इसका 1 मोल मैंने लिया, 1 मोल मैंने लिया, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल रहते? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल रहते हैं ना। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल रहते हैं? इतने सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। 6.023 इंटू 10⁻, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल में। तो ये सब बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल हैं। अब देखो, अब जैसे हाइड्रोजन 100% है, तो इस मॉलिक्यूल में जितने भी बेंजोइक एसिड के हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे, ये क्या होंगे? 1H होंगे, प्रोटॉन NMR। और जो जितने भी सारे कार्बन है, ये वाले, ये वाले, ये वाले, तो ये सारे क्या रहेंगे? ये 12C रहेंगे, 12C। और इनमें से मतलब अगर 100 12C है, 100 मॉलिक्यूल जो है, 100 कार्बन के एटम जो है वो 12C है, तो एक आधा कार्बन का एटम जो होगा ना, एक आधा, वो रहेगा 13C। यानी इतने बड़े मॉलिक्यूल्स में, और 12C तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब क्या है? 12C है, इनएक्टिव है, इनका कोई सिग्नल ही देखने को नहीं मिलेगा। और इतने बड़े मॉलिक्यूल्स में से एक आधे का 13C का सिग्नल हमें देखने को मिलेगा, 13C का एक आधे का सिग्नल। तो इसलिए ये क्या है, इसलिए जो है तो 13C लेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका ना सिग्नल जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर की हम बात करें और पेट्रोल की बात करेंगे, तो वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये आपको जगह जगह मतलब फ्री में अवेलेबल मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, मतलब नेचुरली है ना, प्रेजेंट है, इसका 100% अबेंडेंस है, समझो। जो पेट्रोल है ये नेचर में इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। नेचुरल अबंडेंस मीन्स व्हाट, के नेचर में नेचुरली कितने परसेंट में प्रेजेंट है। तो अगर नेचुरल में 100% प्रेजेंट है, तो फिर ये फ्रीली अवेलेबल रहेगा, इजीली हमें मिल जाएगा। और अगर नेचुरल में प्रेजेंट नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल से मिलेगा, कॉस्ट पे करना होगा। जैसे पेट्रोल है, इसका जो अबेंडेंस है नेचर में, ये इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसी तरह ना 12C 98.9% होता है, और जो 13C होता है वो 1.1% होता है नेचुरल अबेंडेंस इसका। तो इसीलिए जो प्रोटॉन 13C भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रोटॉन NMR थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 13C थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब हम बात करते हैं NMR इंस्ट्रूमेंट की। NMR इंस्ट्रूमेंट, अब ना सपोज ये जो NMR इंस्ट्रूमेंट होती है ना, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है ये NMR का, हर इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट भी नहीं रहता होता है, बहुत रेयर इंस्टीट्यूट है जिसमें ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रेजेंट होता है, NMR का इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में रहती है, मेगाहर्ट्ज में। कोई 400 मेगाहर्ट्ज का होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट 600 मेगाहर्ट्ज का होता है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? NMR का इंस्ट्रूमेंट का देख रहे हैं हम, NMR का इंस्ट्रूमेंट में। तो 400 मेगाहर्ट्ज की 600, कोई इंस्ट्रूमेंट 800 मेगाहर्ट्ज का होता है, 800 मेगाहर्ट्ज का। अभी देखो 400 मेगाहर्ट्ज का एक इंस्ट्रूमेंट है, और एक है 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट। जो मेरे इंस्टीट्यूट में NMR इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है वो 600 मेगाहर्ट्ज का प्रेजेंट है।
तो ये हमें इंस्ट्रूमेंट से हमें पता क्या चलता है। अभी देखो ये पहले तो सबसे पहले ये देखो कि हम स्टैंडर्ड रेफरेंस जो यूज़ करते हैं एनएमआर के लिए वो होता है टीएमएस। ये याद रख लो आप, भले ही आपको कुछ चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही होंगी लेकिन उनको याद रख लो, आगे जाके आपके धीरे धीरे सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, एकदम से सब कुछ समझ नहीं आएगा। पहले पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना ये थोड़ा टफ होता है, इजीली समझ नहीं आता है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसको चीज़ों को याद रखो, आगे जाके ये चीज़ें क्या धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी कि ये स्टैंडर्ड रेफरेंस होता क्या है, टीएमएस होता क्या है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या होता है, ट्राईमिथिलसिलेन टीएमएस ट्राईमिथिलसिलेन सॉरी टेट्रामिथाइल सिलेन। अब हम प्रोटॉन एनएमआर के लिए ये रेफरेंस होता है, अलग अलग एनएमआर के लिए अलग अलग रेफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो मैं स्पेशली अभी बात कर रही हूँ किसकी, वो प्रोटॉन एनएमआर के लिए हम याद रखो कि स्टैंडर्ड रेफरेंस कौन सा यूज़ करते हैं, टीएमएस। यही क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अगर अभी समझाऊंगी तो आपके समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जब थोड़ा और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम सीख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम ये टीएमएस क्यों यूज़ करते हैं। अभी आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, टेट्रामिथाइल सिलेन। 4 मिथिल ग्रुप एक सिलिकॉन को अटैच्ड होते हैं और इसका जो सिग्नल आता है सिर्फ 1 सिग्नल आता है, ये याद रख लो। ये सब आगे आपको खुद ही समझ आएगा, सिर्फ अभी याद रख लो आप, बाद में आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, यही वाला रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस क्यों नहीं यूज़ करते, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी देखो 1 सिग्नल इसका आता है, एक ही सिग्नल, और 0 वैल्यू पे आता है, 0 वैल्यू पे। ये आप याद रख लो कि ये एक एनएमआर का स्पेक्ट्रा है, 0 वैल्यू पे ये एक ऐसा शार्प पीक, सिंगल पीक जो आता है वो किसका होता है, टीएमएस का होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोटॉन एनएमआर के स्पेक्ट्रा की। तो अब ना अगर, और दूसरी बात, हम स्टैंडर्ड रेफरेंस क्यों यूज़ करते हैं, अगर नहीं यूज़ करें तो नहीं चलेगा। ये यूज़ क्यों करते हैं हम, अगर देखो मैंने मेरा एक कंपाउंड लिया, समझो यही बेंजोइक एसिड, अगर मैं इसका 400 मेगाहर्ट्ज़ में, 400 मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट में ये एनएमआर का ये कंपाउंड का मैंने सैंपल लिया, एक टेस्ट ट्यूब होती है उसमें से थोड़ा सा सैंपल फिल करते हैं और इस सैंपल को फिर इस इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। तो अगर मैंने ये 400 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले इंस्ट्रूमेंट में मैंने इस सैंपल को डाली तो मुझे अलग जगह पे ऐसे सिग्नल देखने को मिलेंगे, अलग वैल्यू पे। और अगर 600 मेगाहर्ट्ज़ में मैंने डाली तो मुझे अलग वैल्यू पे सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरा जो सिग्नल है वो अभी 400 में 0.3 पे दिख रहा है, 600 में सपोज 0.8 पे वही सिग्नल 0.8 पे आ रहा है सिग्नल। तो ये दो अलग अलग सिग्नल मैं समझूंगी, लेकिन दोनों है तो सेम ही सिग्नल ना, तो इसका कोई फर्क ना पड़े। यानी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज भी करें इंस्ट्रूमेंट की, अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट में भी अगर हम हमारे सैंपल को डालें तो हमारे जो सैंपल के प्रोटॉन की जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पे इसका कोई फ़र्क ना पड़े, इस पर कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्यों यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड रेफरेंस, ताकि जो हमारे पीक की जो वैल्यू चेंज आ रही है हो रही है इसलिए इसको कोई इस पर इफ़ेक्ट ना हो, हमें इजीली पता चल जाए कि ये दोनों मतलब इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, 600 मेगाहर्ट्ज़ है इसलिए इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। यानी एक जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी है हमारे कंपाउंड के प्रोटॉन की, वो हमें इससे पता चल जाता है, इसलिए हम स्टैंडर्ड रेफरेंस हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में बात आती है केमिकल शिफ्ट की, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल शिफ्ट। अब ये तो अभी जो हमने सीखा वो बेसिक इंट्रोडक्शन था एनएमआर का, मैंने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं सिखाया, बिकॉज इंट्रोडक्शन इजीली समझ नहीं आता। कहते हैं कि इंट्रोडक्शन पता होना बहुत ज़रूरी होता है,
लेकिन इंट्रोडक्शन इजीली हमें समझ नहीं आता प्रोटॉन एनएमआर का। इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने वही बताए, और जो अभी मुझे ऐसे लगा कि आप नहीं समझ पाओगे इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। जैसे हम QTMS ही ये लेते हैं, ये हम आगे नेक्स्ट डे धीरे धीरे आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। लेकिन जितने भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं इंट्रोडक्शन में, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसलिए अगर आपको नहीं भी समझ आए तो एटलीस्ट इनको याद रखो कि कौन से NMR एक्टिव होते हैं, कौन से NMR इनएक्टिव होते हैं, क्यों NMR एक्टिव और क्यों NMR इनएक्टिव होते हैं। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो ये याद रखो कि कौन सा रेफरेंस हम प्रोटॉन के लिए यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था इंटरव्यू में कि हम प्रोटॉन के लिए कौन सा रेफरेंस यूज़ करते हैं, TMS यूज़ क्यों करते हैं, इसका सिग्नल कहाँ आता है। इसलिए ये सारे जो टॉपिक्स मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कवर कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और भी बहुत इसका इंट्रोडक्शन है डिटेल में, लेकिन जो मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट था मैंने सिर्फ वही बताया, क्योंकि ताकि आपको याद रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।